हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार यानी कि 7 अप्रैल 2025 को जो संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया गया था, उस पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 13 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 14 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 13 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दे। पद 53,749 है। ये चीजें दोस्तों आपको याद रखनी है। देखिए, ये संशोधित पाठ्यक्रम है जिसके अंदर दोस्तों बदलाव किया गया है। जीके के दोस्तों 70 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के, 20 प्रश्न राजस्थान भूगोल के, 5 प्रश्न है वो दोस्तों सामान्य विज्ञान के, 5 प्रश्न कंप्यूटर के, 5 प्रश्न दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर के और 5 प्रश्न भारतीय करंट अफेयर के और 5 प्रश्न है वो राजस्थान पॉलिटी के और 5 प्रश्न भारतीय संविधान के। ठीक है। और 15 प्रश्न है वो गणित के, 15 प्रश्न इंग्लिश के और 20 प्रश्न हिंदी के। ये पैटर्न रहने वाला है दोस्तों। कुल 120 प्रश्न का ये मॉडल पेपर है और हूबहू दोस्तों यही पैटर्न रहेगा। आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न। देखिए, सर्वाधिक व्यर्थ एवं बंजर भूमि किस जिले में पाई जाती है? सर्वाधिक व्यर्थ एवं बंजर भूमि है वो किस जिले में पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर में पाई जाती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, कारण रेगिस्तान है इसलिए। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में होने वाली शीतकालीन वर्षा जिसे मावट कहा जाता है का प्रमुख कारण है। शीतकालीन में जो वर्षा होती है उसको मावट कहते हैं और ये मावट है दोस्तों, ये गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होती है। तो दोस्तों ये वर्षा है वो कहां से होती है? तो ये दोस्तों भूमध्य सागर से चक्रवात उठते हैं, उनसे दोस्तों ये वर्षा होती है जिसको पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बाबा का भाखड़ा तथा प्यारी नामक टापू किस झील में अवस्थित है? बताइए, बाबा का भाखड़ा और प्यारी नाम का जो एक टापू है ये दोस्तों कौन सी झील में स्थित है? तो ये जयसमंद झील में है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयसमंद झील में। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे कम रही? जनसंख्या की वृद्धि दर है वो दोस्तों सबसे कम है वो कहाँ रही? राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर में। कितनी? 10%। सबसे ज्यादा कहां पर है दोस्तों? बाड़मेर में। कितनी? 32.5%। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, डबोक हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? डबोक हवाई अड्डा कहां पर स्थित है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है उदयपुर में है दोस्तों। डबोक हवाई अड्डा कहां पर है? उदयपुर में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, मानसी वाकल और सोम नदियां किस वन्यजीव अभ्यारण्य से गुजरती है? बताइए, मानसी वाकल और सोम नदियां किस वन्यजीव अभ्यारण्य से गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से होकर गुजरती है दोस्तों। ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उदयपुर। नेक्स्ट 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान क्षेत्र में बालू का स्तूपों के बीच कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है जिसमें वर्षा का जल भर जाने से अस्थायी झीलों का निर्माण होता है, उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों अस्थायी झीलों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? उनको रन या टाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रन या टाट। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की मिट्टियों का नई पद्धति से वर्गीकरण किया गया है। यह वर्गीकरण मृदा की उत्पत्ति के कारकों को आवश्यकता अनुसार महत्व देते हुए किया गया है। निम्न में से कौन सा वर्ग यहाँ के संदर्भ में सही है? अपने को बताना है कि कौन सी मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। देखिए, एरिडी सोल्स पाई जाती है, बिल्कुल सही है। अल्पी सोल्स भी पाई जाती है, एंटी सोल्स भी पाई जाती है।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी प्रकार की मिट्टी है वो राजस्थान में पाई जाती है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में तस्तरी नुमा बेसिन में बसा नगर है। तस्तरी नुमा बेसिन में दोस्तों, तस्तरी नुमा बेसिन में बसा जो नगर है वो है उदयपुर। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन भारत में यूनाइटेड नेशंस पर्यावरण कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी है। निम्न में से कौन भारत में यूनाइटेड नेशंस पर्यावरण कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों कौन सी, तो वो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा है वो दोस्तों कहाँ पर होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों सर्वाधिक वर्षा की अगर मैं बात करूं, सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से होती है, ये पूछा गया है कि कौन से मानसून से होती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हाड़ौती के पठार की मिट्टी किस प्रकार की है। हाड़ौती के पठार की जो मिट्टी है वो दोस्तों कौन से प्रकार की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों हाड़ौती के पठार में, यानी कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में मध्यम काली प्रकार की मिट्टी है वो पाई जाती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम जनसंख्या बताइए, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, तो दोस्तों जैसलमेर में। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कहाँ पर है, जैसलमेर में। नेक्स्ट आगे देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 4858 का संबंध पूर्व में या पूर्व के किस राष्ट्रीय राजमार्ग से, यानी कि अभी हाल फिलहाल में दोस्तों एनएच के नाम है वो चेंज किए गए थे, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 और 58 का संबंध किस पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NH 8 का नया नाम है वो NH 48 और NH 58। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, हाड़ौती के पठार में कौन से जिले सम्मिलित है। तो दोस्तों हाड़ौती के पठार में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है। बताइए काली सिंध नदी है वो किसकी सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों ये चंबल की सहायक नदी है। किसकी है, चंबल की। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, केज कल्चर योजना राजस्थान के किस बांध में चलाई जा रही है। केज कल्चर योजना राजस्थान के किस बांध में चलाई जा रही है ये योजना। तो दोस्तों ये योजना है ये माही बजाज सागर में चलाई जा रही है। अब ये क्या है केज कल्चर योजना, तो दोस्तों ये मछली पालन से संबंधित है ये, ठीक है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 18 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले या जिलों में शुष्क सागवान के वन है वो नहीं पाए जाते हैं। बताइए शुष्क सागवान के वन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं। दोस्तों सीधा सा है, अति आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। अब अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों, देखिए इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, बारा, प्रतापगढ़, ये वाले क्षेत्र आते हैं। तो देखिए प्रतापगढ़, बारा और दक्षिणी उदयपुर में ये शुष्क सागवान के वन है वो पाए जाते हैं, लेकिन टोंक में नहीं पाए जाते। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, बालसमंद व कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बालसमंद व कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहां पर स्थित है ये बालसमंद व कायलाना झील। तो दोस्तों ये उदयपुर में, सॉरी जोधपुर में, कहां पर है, जोधपुर में है ये कायलाना झील और बालसमंद झील दोनों। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग प्रोग्राम का गठन किस उद्देश्य के लिए हुआ था। राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग प्रोग्राम का गठन है किस उद्देश्य के लिए हुआ था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए वायु गुणवत्ता के वर्तमान स्तर का निर्धारण करने हेतु यहाँ पे देखिए कारखानों से वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन का नियंत्रण करने हेतु, वायु गुणवत्ता को मानकों तक पहुंचाने हेतु दोस्तों इन सभी के लिए राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग प्रोग्राम का गठन है वो किया गया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
अब दोस्तों भाग सेकंड के अंदर अपन राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, दोहरे रूप से जुते हुए खेत के साक्ष्य राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? बताइए, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 1815 ईस्वी के बुचकला अभिलेख में किस शासक की उपाधि परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर बताई गई है? बताइए, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि है वो किसने धारण की थी? राइट आंसर हो जाएगा नागभट्ट द्वितीय ने। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय ने। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के संगीत से संबंधित जयपुर घराने का प्रवर्तक किसे माना जाता है? दोस्तों जयपुर घराने का प्रवर्तक है वो किसे माना जाता है? फतेह अली, सूरत सेन, सुजान सिंह। दोस्तों तीनों ही नहीं है तो कौन है? दोस्तों अल्लादिया, याद रखना दोस्तों, अल्लादिया खान। ठीक है, ये माने जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अल्लादिया खान होगा। ठीक है, 24 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मोठड़ी की पगड़ी किस अवसर पर बांधने की परंपरा है? राजस्थान में मोठड़ी की पगड़ी किस अवसर पर बांधने की परंपरा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है विवाह उत्सव पर। विवाह उत्सव पर। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला की विशेषता है? पिछवाई चित्रांकन है किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नाथ द्वारा शैली की विशेषता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, मध्य प्रदेश के सुनेल टप्पा क्षेत्र का विलय राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में किया गया था? मध्य प्रदेश के सुनील टप्पा क्षेत्र का विलय राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में किया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 7वां चरण और अंतिम चरण में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वां चरण। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, उदयपुर के किस महाराणा ने केसरी सिंह बारठ की रचना चेतावनी चुंगटिया से प्रभावित होकर दिल्ली दरबार समारोह में जाना भी निरस्त कर दिया था? तो दोस्तों चेतावनी चुंगटिया किसने लिखा था? केसरी सिंह बारठ ने। और उसको पढ़कर दोस्तों उदयपुर के कौन से महाराणा दिल्ली दरबार में भाग लेने नहीं गए थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह नहीं गए थे दोस्तों इसको पढ़कर। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया था? हरावल दस्ते का नेतृत्व है वो दोस्तों किसने किया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हकीम खां सूर ने किया था। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की स्त्रियों के आभूषण में कौन सा आभूषण गर्दन के यानी कि गर्दन से नीचे नहीं पहना जाता? बताइए कौन सा आभूषण है वो गर्दन से नीचे नहीं पहना जाता? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है झेला। ठीक है, झेला आभूषण है ये गर्दन से नीचे नहीं पहना जाता दोस्तों। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों गर्दन के नीचे के आभूषण है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 24 बाणियां किस लोक देवता द्वारा लिखित रचना है? 24 बाणियां, तो दोस्तों ये रामदेव जी का ग्रंथ है 24 बाणियां। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान में मरु त्रिकोण पर्यटन केंद्र कौन से? बताइए मरु त्रिकोण पर्यटन केंद्र है वो कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर ये मरु पर्यटन त्रिकोण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, बागोर सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताइए बागोर सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए बागोर स्थल है वो भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। इसका उत्खनन वी.एन. मिश्र के नेतृत्व में हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ से लोहे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सभी कथन है वो क्या है? सत्य है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक ने दिल्ली के सुल्तान बहलोद लोदी की सेना को हराकर प्रतिष्ठा प्राप्त की थी? मारवाड़ के किस शासक ने दिल्ली के सुल्तान बहलोद लोदी की सेना को हराकर प्रतिष्ठा प्राप्त की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राव जोधा। राव जोधा। तो यहाँ पर इसमें
बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सी पगड़ी का प्रकार नहीं है? बताइए पगड़ी का प्रकार कौन सा नहीं है? अमरशाही पगड़ी है, बकरमा पगड़ी है, राठौड़ी है, ये भी पगड़ी है। लेकिन यहाँ पे अचकन, अचकन है वो दोस्तों कुर्ते जैसा आता है जिसको अपन शादी के अंदर पहनते हैं। ठीक है, दूल्हा है वो शादी के अंदर जो पहनता है, ठीक है, कुर्ते टाइप में होता है, उसको बोलते हैं अचकन। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है, भीमा, रघुनाथ, जयराम, कृपाराम आदि चित्रकारों का संबंध किस चित्रकला शैली से है? बताइए भीमा, रघुनाथ, जयराम, कृपाराम आदि चित्रकारों का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए, तो वो है मेवाड़ स्कूल से इनका संबंध है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण में गठित मत्स्य संघ में निम्न में से कौन सी रियासतें शामिल थी? बताइए मत्स्य संघ में कौन सी रियासतें शामिल थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, निमाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? निमाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो दोस्तों ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है दोस्तों। ये यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, बीकानेर के किस शासक ने मालदेव के विरुद्ध सहायता पाने के लिए अपने मंत्री नगराज को शेरशाह सूरी के पास भेजा था? बताइए। तो दोस्तों उस समय बीकानेर का शासक था रावजेत सिंह, और रावजेत सिंह को दोस्तों युद्ध में मार दिया गया था। ठीक है, मालदेव के साथ में युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, रावजेत सिंह ने भेजा था दोस्तों अपने मंत्री नगराज को शेरशाह सूरी के पास में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र है? बताइए सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों सुशीर वाद्य यंत्र सिंगी है। कौन सा है? सिंगी। सिंगी है ये दोस्तों बांस और भैंस के सींग से मिलकर बनाया जाता है। ठीक है, और वैवाहिक अवसर पर दोस्तों ये बजाया जाता है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा मेला चित्तौड़गढ़ जिले में लगता है? चित्तौड़गढ़ जिले में कौन सा मेला लगता है? तो दोस्तों सांवलिया जी का मेला, यानी कि सांवरिया सेठ जी का जो मेला है वो दोस्तों चित्तौड़गढ़ में लगता है, मंडफिया चित्तौड़गढ़। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अपन राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, राजस्थान पॉलिटी के। अब इसमें देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी है वो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, जो पुलिस अकादमी है वो कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पुलिस अकादमी है ये दोस्तों जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जयपुर में। नेक्स्ट आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? राजस्थान राज्य सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, कौन थे? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें एमडी कोरानी, एमडी कोरानी, यानी कि श्री एमडी कोरानी। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात 1987 से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा संभाग अस्तित्व में नहीं था? बताइए कौन सा संभाग अस्तित्व में नहीं था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए स्वतंत्रता के पश्चात दोस्तों राजस्थान 5 संभागों में बटा हुआ था, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर है वो संभाग नहीं था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। 1962 में संभागीय व्यवस्था को है वो समाप्त कर दिया गया था, फिर 1987 में इसको वापस प्रारंभ किया गया था और जयपुर को नया संभाग है वो भी बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन है वो सही नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए राज्यपाल को वर्तमान में 3,50,000 रुपए प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। बीपी सिंगल बनाम भारत संघ मामला 2010 में संवैधानिक पीठ ने निर्णय दिया कि
निर्णय दिया कि राज्यपाल को मनमाने ढंग से नहीं हटाया जाएगा। तो दोस्तों ये कथन भी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए, राज्यपाल को उसी तरह हटाया जाता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति ही है इसको अपने मन मर्जी के अनुसार दोस्तों हटा सकता है। ठीक है, तो ये कथन है वो दोस्तों गलत दे रखा है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं? इस समिति के सदस्य है वो निम्न में से कौन होते हैं? तो दोस्तों इस समिति में अध्यक्ष तो होता है मुख्यमंत्री और इसमें विधानसभा में विपक्ष का नेता भी होता है। ठीक है, और दोस्तों देखिए, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री है। ठीक है, ये भी दोस्तों इसमें शामिल होता है, लेकिन केंद्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष है वो दोस्तों इसमें शामिल नहीं होता। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों 1 2 3 कथन है वो क्या है, इसमें सत्य है। 1 2 3 कौन से ऑप्शन में है? सी नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 10 सदस्य हैं वो भी हो सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों भाग 4 के अंदर अपन भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है। देखिए, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो दोस्तों ये निर्वाचन है, ये कहां से हुआ था बताइए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो निर्वाचन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इनका निर्वाचन है वो बंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। ठीक है, यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। ठीक है, याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य जिला अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर यानी कि राजस्व अधिकारी के रूप में किए जाते हैं? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताऊं तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिला अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर यानी कि राजस्व अधिकारी के रूप में किए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए, भूमि अधिग्रहण की कार्यवाहियां करना, भूमि अधिग्रहण की दोस्तों कार्यवाहियां करना। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसमें जिला राजकोष पर नियंत्रण रखना, जिला राजकोष पर नियंत्रण रखना बिल्कुल सही है। ये भी कार्य है, ये भी कार्य है। कृषि ऋण वितरण की व्यवस्था करवाना, ये भी दोस्तों यानी कि जिला कलेक्टर का कार्य है। ठीक है, सरकारी आवासों का आवंटन करना, ये कार्य नहीं है दोस्तों जिला कलेक्टर का। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 कथन है वो क्या है, इसमें सत्य है। यहाँ पे डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 167 के शीर्षक में निर्दिष्ट है। अनुच्छेद 167 में क्या है? तो दोस्तों अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य है यानी कि मुख्यमंत्री के कार्य के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 49 नंबर का प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष वो कौन था? वो था दोस्तों, बताइए, ये तो सभी को पता होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आगे देखिए, संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा है वो कौन सा भाग कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। संविधान की जो आत्मा है वो कहा गया है उद्देशिका को यानी कि प्रस्तावना को कहा गया है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों यहाँ पे अपन सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, कोशिका सिद्धांत में संशोधन किसने प्रस्तुत किया? बताइए।
दोस्तों कोशिका सिद्धांत पे संशोधन है वो किसने प्रस्तुत किया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रुडोल्फ विर्चोव ने। रुडोल्फ विर्चोव ने। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसको रक्त प्लेटलेट्स भी कहते हैं? किसको रक्त प्लेटलेट्स भी कहते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए रक्त में 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। एक लाल रुधिर कणिका, दूसरी श्वेत रक्त कणिका, ठीक है, और दोस्तों तीसरी है इसमें देखिए लाल रुधिर कणिका को दोस्तों इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और रक्त प्लेटलेट्स को दोस्तों थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो 3 है रक्त प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पूछा गया है रक्त प्लेटलेट्स को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो दोस्तों थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, क्रिक के अनुसार आनुवांशिक सूचनाएं केंद्रक से बाहर की ओर प्रवाह द्वारा प्रदत्त होती है। क्रिक के अनुसार आनुवांशिक सूचनाएं केंद्रक से बाहर की ओर प्रवाह प्रस्तुत यानी कि प्रवाह द्वारा प्रदत्त होती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें एक पथीय प्रवाह द्वारा प्रदत्त होती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अवतल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। अवतल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। तो दोस्तों ये हमेशा दोस्तों सकारात्मक लेकिन 1 से कम होता है, 1 से कम। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किसकी आघात वर्धनीयता अधिकतम है? निम्न में से किसकी आघात वर्धनीयता अधिकतम है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों सोना की। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सोना की। अब दोस्तों यहाँ पे अपन भाग 6 के अंदर कंप्यूटर के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। भाग 6 के अंदर कंप्यूटर के 5 प्रश्न है वो अपन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट में ऑप्शन के प्रयोग से एक पेज पर बहु स्लाइड्स प्रिंट की जाती है। एमएस पावर पॉइंट में ऑप्शन के प्रयोग से यानी कि कौन से ऑप्शन के प्रयोग से एक पेज पर बहु स्लाइड्स प्रिंट की जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें हैंड आउट्स। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। बताइए, दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है तो वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उसका नाम है सी ब्रेन। क्या नाम है? सी ब्रेन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये आईबीएम के कंप्यूटर में दोस्तों ये देखा गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 58 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज माध्यम है? निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज माध्यम है? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्टिकल स्टोरेज माध्यम सीडी भी है, डीवीडी भी है, बीडी डिस्क भी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 59 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, इंटरनेट कनेक्शन तकनीक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इंटरनेट कनेक्शन तकनीक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, ब्रॉडबैंड की गति को एमबीपीएस में मापा जाता है, बिल्कुल सही है। केबल सबसे तीव्र इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ये भी बिल्कुल सही है। डायल अप सबसे तीव्र कनेक्टिविटी है, तो दोस्तों ये भी सही है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी कथन सत्य है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एमएस वर्ड में किसी पेज के मार्जिन को निश्चित करने के लिए उपयोग में लेते हैं। एमएस वर्ड में किसी पेज के मार्जिन को निश्चित करने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों बताइए, तो वो है फाइल मेनू। फाइल मेनू। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, फाइल मेनू। ठीक है दोस्तों, अब अपन है वो करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, करंट अफेयर के 5 प्रश्न, और फिर इसके बाद में अपन राजस्थान करंट अफेयर के भी 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, हर साल 19 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों
हर साल 19 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लीवर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न है, 2025 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? 2025 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो दोस्तों ये जीता था किसने? तो ये जीता था ऑस्कर पियास्त्री ने। ठीक है, ऑस्कर पियास्त्री ने। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ISSF विश्व कप निशानेबाजी में अर्जुन बाटुटा ने कौन सा पदक जीता है? बताइए, ISSF विश्व कप निशानेबाजी में अर्जुन बाटुटा ने कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रजत पदक जीता है। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है, एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो दोस्तों भारत का पहला स्वर्ण पदक है वो किसने जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमांशु जाखड़ ने। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हिमांशु जाखड़ ने। 6 नंबर ऑप्शन सही। 65 नंबर का प्रश्न है, 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? बताइए, 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कुल 11 पदक जीते। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, जयपुर जिले में प्रशासन गांव की ओर अभियान 2024 किस सप्ताह के तहत संचालित किया गया था? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जयपुर जिले में प्रशासन गांव की ओर अभियान 2024 किस सप्ताह के तहत संचालित किया गया? तो दोस्तों ये संचालित किया गया था सुशासन सप्ताह के तहत। तो यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रक्षा क्षेत्र की प्रसिद्ध जर्मन कंपनी अल्बाट्रोस राजस्थान के किस स्थान पर औद्योगिक इकाई लगाएगी? रक्षा क्षेत्र की प्रसिद्ध जर्मन कंपनी अल्बाट्रोस राजस्थान के किस स्थान पर औद्योगिक इकाई लगाएगी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जोधपुर में लगाएगी दोस्तों। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जोधपुर में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे देखिए पुंगल बीकानेर में RVUNL का कितने मेगावाट का सोलर पार्क विकसित किया जाएगा? बताइए दोस्तों, बीकानेर पुंगल बीकानेर में RVUNL का कितना मेगावाट का सोलर पार्क विकसित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2000 मेगावाट का। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के अंतर्गत नवनेरा बैराज की लागत कितनी थी? संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के अंतर्गत नवनेरा बैराज की लागत कितनी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1069 करोड़। 1069 करोड़। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न है, अमृत कलश योजना के तहत ST वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निशुल्क कोचिंग कहाँ शुरू की गई है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। अमृत कलश योजना के तहत ST वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निशुल्क कोचिंग कहाँ शुरू की गई? तो दोस्तों ये उदयपुर में शुरू की गई है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये मैंने आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों जो 70 प्रश्न है वो जीके के करवा दिए है। ठीक है, और दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। पिछले मॉडल पेपर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको फोल्डर मिल जाएगा, चतुर्थ श्रेणी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्लास सिलेबस के अनुसार प्रारंभ कर दी गई है सब्जेक्ट वाइज, तो उनको भी जरूर देखिए, उनका भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 71 नंबर का प्रश्न है, इसमें भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण के दोस्तों अपन है वो 20 प्रश्न पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण के 20 प्रश्न सिलेबस के अकॉर्डिंग।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न है। निपुणता शब्द किससे बनी हुई भाववाचक संज्ञा है? बताइए, निपुणता शब्द किससे बनी हुई भाववाचक संज्ञा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है विशेषण से। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए, लोकोक्ति का अर्थ है। जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए, लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों लोकोक्ति का अर्थ कौन सा है? तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 73 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से द्रविड़ जातियों से आया हुआ देशज शब्द नहीं है। द्रविड़ जातियों से आया हुआ देशज शब्द नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है बताइए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए काच है, चिकना है, डोसा है, लेकिन सूर्य, ठीक है, सूर्य, सूर्य शब्द है वो दोस्तों तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 74 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कलधोत, रूपक, रजत आदि शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची है? दोस्तों ये किसके पर्यायवाची है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये चांदी के पर्यायवाची है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चांदी के पर्यायवाची है। 75 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कौन से शब्द समूह में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची हैं? सभी शब्द किरण के पर्यायवाची हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें रश्मि, अंशु और मरीचि। रश्मि, अंशु और मरीचि ये तीनों हैं, ये दोस्तों किरण के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 76 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से खनि शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? निम्न में से खनि शब्द का तद्भव शब्द है वो क्या होगा? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे खान। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। खान शब्द का तद्भव होगा खान, सॉरी खनी का तद्भव हो जाएगा खान। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम से संबंधित उदाहरण है। निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम से संबंधित उदाहरण है, तो वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन सा? तो दोस्तों देखिए, वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहाँ आया था। ठीक है, तो इसमें क्या है? संबंध बता रहा है वो। ठीक है, संबंध बता रहा है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे एम्प्लॉयर का हिंदी पर्याय क्या है? एम्प्लॉयर का हिंदी पर्याय है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नियोक्ता। क्या हो जाएगा? नियोक्ता। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नियोक्ता। 79 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, प्रति प्लस छाया की संधि है। प्रति प्लस छाया की संधि है वो क्या है? तो दोस्तों ये हो जाएगा इसमें राइट आंसर प्रतिच्छाया। प्रतिच्छाया हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 80 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? बताइए, वर्तमान काल का वाक्य कौन सा है? यहाँ पर देखिए, राकेश पढ़ता है, राकेश पढ़ता है, तो ये क्या है? वर्तमान काल है ये। ठीक है का प्रयोग है वो वर्तमान काल में होता है। मोहन गया, सीता सो रही थी, वह जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, मोहन गया ये सामान्य भूतकाल से संबंधित है। सीता सो रही थी ये अपूर्ण भूतकाल से संबंधित है। वह जाएगा ये सामान्य भविष्य काल से संबंधित है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ है। दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? वो है ज्ञान और अनुभव न होना। ज्ञान और अनुभव न होना। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 82 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे शुद्ध रूप हो जाएगा, भारत में अनेक जातियां हैं। अनेक जातियां हैं। देखिए अनेकों दे रखा है। ठीक है, अनेकों नहीं होता, अनेक ही होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, शुद्ध वाक्य अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, सूर्य पूर्व पर उगता है, पूर्व पर उगता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, राम रोटी खाया, राम ने रोटी खाई,
तो ये भी गलत हो जाएगा। मैंने भगवत गीता पढ़ा है, मैंने भगवत गीता पढ़ा नहीं है, पढ़ी है, ठीक है। मुझे आज बाजार जाना है, यानी कि आज मुझे बाजार जाना है, आज मुझे बाजार जाना है। तो ये वाक्य है वो दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है, बताइए परमोत्सव में कौन सी संधि है। तो दोस्तों परम प्लस उत्सव, परम प्लस उत्सव, तो दोस्तों इसके अंदर गुण संधि का प्रयोग हुआ है, किसका, गुण संधि का। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, किन्हीं सर्वनाम है, किन्हीं जो शब्द है इसका प्रयोग कौन से सर्वनाम में होता है। तो दोस्तों ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो दोस्तों चतुर प्लस आई, तो इसमें आई है वो क्या है, ये प्रत्यय है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए प्रायोगिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, प्रायोगिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो वो कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों प्रायोगिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये दोस्तों प्रयोग प्लस इक, प्रयोग प्लस इक, तो ये क्या होगा, प्रायोगिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा इक प्रत्यय लगा हुआ है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, बताइए कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। तो दोस्तों इसमें देखिए, अच्छा प्रश्न है ये भी, देखिए लोभी है, बुद्धिमान है, लोभ का लोभी हो जाएगा बुद्धिमान, ठीक है। पापी, प्राथमिक है, दोस्तों प्राथमिक शब्द है वो भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण शब्द नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रथम प्लस इक, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक है, तो यहाँ पर इसमें प्रति क्या है, उपसर्ग है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 90 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए कम या नपा तुला खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा, कम या नपा तुला खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा, तो वो है दोस्तों मितव्ययी, क्या बोलते हैं उसे, मितव्ययी। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यही याद रखना है। अब दोस्तों अपन भाग 10 के अंदर देखिए भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर के 15 प्रश्न पढ़ेंगे, और फिर भाग 11 के अंदर दोस्तों मैथ से संबंधित 15 प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, व्हाट हैपेंस व्हेन ए सेंटेंस containing two objects in the active voice is changed to passive voice, ठीक है। ये जो प्रश्न है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए either object may be either object may become the subject of the passive conjunction while the अदर सब्जेक्ट इज रिटेन्ड, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक, दोस्तों फिल इन द ब्लैंक यानी कि खालिस्तान अपने को भरना है। देखिए हरी अप द ट्रेन लीव इन ए मिनट, तो यहाँ पर लीव है वो दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा वो अपने को बताना है। देखिए यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इसमें प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें विल बी लिविंग आ जाएगा, इसमें विल बी लिविंग इन द इन ए मिनट, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन, यानी कि अपने को इसका हिंदी अर्थ बताना है। नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन को हिंदी में दोस्तों अधिसूचना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अधिसूचना। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए विक्रय पत्र, विक्रय पत्र को दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं, विक्रय पत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सेल डीड, सेल डीड बोलते हैं विक्रय पत्र को, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 95 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेशन डज नॉट मैच करेक्टली, दोस्तों अपने को बताना है कि एक तरफ हिंदी अनुवाद दे रखा है और एक तरफ इंग्लिश अनुवाद दे रखा है, अपने को दोस्तों अपने बताना है कि कौन सा इसमें सही दे रखा है,
सही कौन सा दे रखा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सीता अपनी माँ के पास बैठी है, सीता अपनी माँ के पास बैठी है, सीता इज सिटिंग बिसाइड्स हर मदर। ये वाला जो सी नंबर वाला जो ऑप्शन है, इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों सही दे रखा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी किसी न किसी में गलती है। 96 नंबर का प्रश्न है, देखिए विच इज द मोस्ट एपीटी ट्रांसलेशन ऑफ, यानी कि दोस्तों सीधा सा मैं आपको बोलूं कि इंग्लिश का वाक्य दे रखा है, अपने को उसका हिंदी अनुवाद करना है। देखिए, इंडिया नीड्स टू सॉल्व इट्स प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बताइए इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा दोस्तों, इसका हिंदी अनुवाद होगा भारत में बेरोजगारी की समस्या को हल करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विच ऑफ दीज इज नॉट ए पंक्चुएशन मार्क। बताइए बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों पंक्चुएशन मार्क कौन सा नहीं है। देखिए कॉलम, फुल स्टॉप, कोमा, ये होते हैं, जैसे कोई भी सेंटेंस होता है तो उसके अंदर कोमा लगता है, ठीक है दोस्तों, फुल स्टॉप लगता है, तो ये क्या है, ये पंक्चुएशन मार्क है, लेकिन हैशटैग है, ये पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वही खालिस्तान भरना है, प्रीपोजिशन अपने को भरना है। देखिए, सी ड्रॉ द पिक्चर ए क्रायोन। बताइए खालिस्तान में क्या आएगा, तो दोस्तों इसमें देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसमें देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विथ ए क्रायोन, विथ ए क्रायोन का आएगा दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 99 नंबर का प्रश्न है, डिड यू सी फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ ऑफ द मूवी। अब खालिस्तान भरना है अपने को, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। खालिस्तान भरना है, क्या आएगा इसमें, तो दोस्तों इसके अंदर देखिए, इसमें आएगा डिड यू सी द फर्स्ट हाफ और द सेकंड हाफ, यानी कि दोनों के अंदर द का प्रयोग होगा। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी दोस्तों खालिस्तान भरना है। फिल इन द ब्लैंक विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम ऑप्शंस गिवन बिलो। देखिए, सी इज फॉर द जॉब, सी इज फॉर द जॉब, खालिस्तान में क्या आएगा दोस्तों, इसमें आ जाएगा एलिजिबल। यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। बताइए दोस्तों, यहाँ पे अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें देखिए, सी रबर्ट हर आइज हार्ड, ठीक है, यानी कि उसने अपनी आंख जोर से रगड़ी या मसल ली। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 102 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव। यहाँ पर देखिए, शैल वी एवर फॉरगेट ओवर फ्रीडम फाइटर्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, वी शैल नेवर फॉरगेट ओवर फ्रीडम फाइटर्स। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आर यू गोइंग टू दिल्ली टुमारो, आई सेड टू हर इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आई आस्क्ड हर इफ ही सॉरी आई आस्क्ड हर इफ शी वाज गोइंग टू दिल्ली द नेक्स्ट डे। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 104 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। देखिए, दे गेव हर ए क्लॉक चेंज इनटू पैसिव। बताइए इसका पैसिव है वो क्या बनेगा, तो दोस्तों इसका पैसिव बनेगा सी वाज गिवन ए क्लॉक, सी वाज गिवन ए क्लॉक। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फोर चॉइसेज गिवन। दोस्तों यहाँ पर अपने को बताना है कि खालिस्तान में क्या आएगा, ठीक है। देखिए, ही सेड दैट ही विल गिव एन अर्ली रिप्लाई। बताइए, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए विल दे रखा है, ठीक है, he said that he give an अर्ली रिप्लाई। तो यहाँ पर इसमें
दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें विल की जगह वुड का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ही सेड दैट ही वुड गिव एन अर्ली रिप्लाई, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन है वो भाग 11 के अंदर 15 प्रश्न पढ़ेंगे गणित के। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे 106 नंबर का प्रश्न है, यदि 336 अनुपात 216 समानुपात 980 अनुपात x हो तो x का मान है वो क्या होगा। तो x का मान क्या होगा, इसको दोस्तों अपन ऐसे लिख सकते हैं, वही बाह्य पदों का गुणनफल बटे मध्य पदों का गुणनफल बटे बाह्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, 216 इंटू 980 बटे, ये तो मध्य पदों का गुणनफल हो गया, x अपने को निकालना है, तो x बराबर है 216 इंटू 980 बटे कितना हो जाएगा 336, कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको आप काटोगे, ठीक है, तो आ जाएगा 630, कितना आ जाएगा 630। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 107 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा, 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सीधा सा मैं आपको बोलता हूं, 100 में 8 का भाग दे लीजिए, ठीक है, 100 में 8 का भाग है वो दे लीजिए, कितना आ जाएगा 1, फिर 8 दूनी 16, फिर 4 बच गए तो 12.5, ठीक है, 12.5 की दर से दोस्तों कोई धन है वो 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा साधारण ब्याज की दर से। भाई किसी के पास 100 रुपए है तो वो 8 वर्ष में कितने हो रहे हैं 200, ठीक है, तो 100 रुपए तो अपने पास पहले से थे ही, अब 100 रुपए बढ़ने के लिए दोस्तों कितने 8 वर्ष लगे, तो 100 बटा 8 कर लीजिए, 12.5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 108 नंबर का प्रश्न है, 25,000 का 7 वर्ष का साधारण ब्याज 1725 है, ब्याज की दर 2% वार्षिक अधिक होती तो ब्याज कितना होता। ठीक है, सीधा सा है दोस्तों, 1750 में 7 का भाग दे लीजिए, ठीक है, 1750 में दोस्तों 7 का भाग है वो दे लीजिए, 1750 भाग दोस्तों 7, तो 7 दूनी 14, 2 बार गया, पीछे बचे 3, 35, 7 पंजे 35, ठीक है, कितना 25 और ये 0, ठीक है, 250 रुपए है वो क्या हो रहा है, ये 1 साल का ब्याज है, तो 25,000 का दोस्तों सीधा सा है 250 बटे 25,000 इंटू 100 कर लीजिए, तो यहाँ पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, इस जीरो से ये 1 जीरो कट गया, ठीक है, तो यानी कि 25 यानी कि 1 कितना आया दोस्तों 1 आया, तो यहां पर 1% है वो ब्याज है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, 1750 ये 7 वर्ष का है। अब इसमें 1 की जगह अपने को क्या करना है 2% अधिक होती तो दोस्तों सीधा सा है भाई 25,000 का 3% है वो कितना होगा, 25,000 का 3% है वो कितना हो जाएगा 750, कितना हो जाएगा 750, और 750 को दोस्तों अपने को क्या करना है 750 को दोस्तों 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 कितना हो जाएगा 49, यानी कि 49 तो 1 हो गए, और 50 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया दोस्तों 350 1 हो गए, तो कितने हो गए दोस्तों ये हो गए 5250, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही 5250। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, यदि x का 36% और y का 81% है तो x y का मान है वो ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे x y का मान है वो ज्ञात करना है, सीधा सा देखिए, ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत इसमें नहीं है। इसमें देखिए यदि x का 36% और y का 81%, ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखिए एक्स वाई का मान है वो ज्ञात करना है, तो आराम से है वो अपन यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। देखिए ये 9, भाई सीधा सा इसको ऐसे लिख दीजिए, ये 36, ये अनुपात ये 81, ठीक है, किससे कट रहा है ये 6 से कट रहा है, ये 9 से कट रहा है, यानी कि अपना उत्तर है वो क्या हो जाएगा
दोस्तों यहाँ पर देखिए x का 36%, y का 81%, तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 9:6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9:6। 9:6 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? देखिए यहाँ पे 4 को काट के 6 कर लीजिए, ठीक है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 9:6 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम हो जाए कि खर्च न बढ़े, ठीक है। ये वाला प्रश्न तो दोस्तों काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। सीधा सा है, 20% बटे 120 है इंटू 100 कर लीजिए। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये दोस्तों 2 से 6 बार कट गया, ये 2 से दोस्तों 10 बार कट गया, ठीक है। फिर ये 2 से 5 बार कट गया, ये 3 बार कट गया, तो 5 इंटू दोस्तों 10 कितना हो जाएगा? 50, और 50 बटे 3 तो कितना हो जाएगा? 16 सही, 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 सही, 2/3%, सी नंबर ऑप्शन सही। 111 नंबर प्रश्न है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर भी 60 प्राप्त हो तो वह संख्या कौन सी है? ऑप्शन उठा लीजिए, ऑप्शन आपको उठाना है। ऑप्शन पहला ही उठा लिया दोस्तों, ठीक है, यानी कि ये अपनी पहली संख्या है 200, ठीक है। अब देखिए, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है, यानी कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि 200 का 60% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? दोस्तों को 200 का 60% है वो कितना हो जाएगा? 120, और 120 में से दोस्तों 60 घटाएंगे तो 60 ही प्राप्त होनी चाहिए, तो 120 में से 60 घटा दिए तो कितने प्राप्त हो रहे हैं? 60, यानी कि अपना ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन उठा के करिए करिए इस प्रश्न को। आगे देखिए, किसी वस्तु को 110 में खरीद कर 114.40 में बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? दोस्तों सीधा सा मैं आपको बताऊं यहाँ पर, यानी कि 4.40 बटे 110 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो यहाँ पर 4.40 इंटू 10 कर लीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 44, और 44 में दोस्तों 11 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों 4%, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4%। 113 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, यदि एक वस्तु को 270 रुपए में बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? इसको दोस्तों आप मन मर्जी के हिसाब से कर सकते हो, जैसे कि 270 इंटू 100 बटे 90, ठीक है, तो ये एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, 9 30 27, ये 30 बार कट गया, तो 30 इंटू 10 कितने होते हैं दोस्तों? 300, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 114 नंबर का प्रश्न है, 3 वर्ष पूर्व पति पत्नी और उसकी 2 पुत्रियों की औसत आयु 28 वर्ष थी, तो दोस्तों सीधा सा है, 3 इंटू 28 कर लीजिए सबसे पहले तो, ठीक है। 3 इंटू सॉरी 3 वर्ष पति पत्नी और उसकी 2 पुत्रियां, सॉरी 4 है, ठीक है, तो यहाँ पर है 4 इंटू 28 कर लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों? 112 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखिए क्या पूछा है कि 5 वर्ष पूर्व पत्नी और 2 पुत्रियों की औसत आयु 20 वर्ष थी, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व है, तो यहाँ पर दोस्तों 3 इंटू 20 कर लीजिए, 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा 60, ठीक है। और दोस्तों देखिए 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व है, तो इसमें वर्तमान निकालने के लिए दोस्तों तीनों में 5-5 वर्ष और जोड़ दीजिए, यानी कि 60 में अगर अपन 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 75, कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 75। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 100 जो यहाँ पे पति की वर्तमान आयु है वो ज्ञात करनी है, पति की वर्तमान आयु है वो दोस्तों यहाँ पर अपने को क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसके अंदर एक चीज और देखिए दोस्तों, 3 वर्ष पूर्व, पहली लाइन को पढ़िए, 3 वर्ष पूर्व पति पत्नी और उसकी 2 पुत्रियों की औसत आयु, यानी कि अपने को दोस्तों 3 वर्ष पूर्व है इन चारों की आयु है वो ज्ञात की थी 112। अब अपन सब में 3-3 वर्ष और जोड़ दीजिए, 4 है तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 12, तो यहाँ पे 12 में 12 और 112 को प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 124, तो यहाँ पर 124 माइनस 75 करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 49, तो यहाँ पर पति की आयु निकल कर आ जाएगी दोस्तों, पति की वर्तमान आयु है वो 49 वर्ष है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पहली 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत कितना है? पहली
छह प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत है वो ज्ञात करना है। औसत दोस्तों, औसत है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए n प्राकृतिक संख्या के वर्ग का योग है वो अपन निकालें तो कैसे निकालेंगे? तो ये सूत्र है दोस्तों, n+1 है और 2n+1, ठीक है, 2n+1 बटे 6, 6 की निकालनी है ना, ठीक है। तो यहाँ पे n कितना है? n दोस्तों 6 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 ब्रैकेट है, 6+1 डायरेक्ट लिख देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो कितना 7 और 2n+1 यानी कि 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, 12 और 1 13, ठीक है। तो यानी कि 6 7 13 बटे 6। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 7 इंटू 13 कर लीजिए, 7 इंटू 13 करोगे तो कितना आ जाएगा 91, ठीक है। तो यहाँ पर 91 बटे 6 कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 91 बटे 6, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर सीधा सा है, इसको काट लीजिए। इसे कट रहा है क्या किसी से दोस्तों? 91 में सीधा सा मैं आपको बोलूं तो देखिए 3 से तो ये नहीं कटेगा, तो ये काम कर दीजिए, 91 में 6 का भाग दे लीजिए, 91 में 6 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा 15.16 आ जाएगा। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दो संख्याओं का लसअप है यानी कि एलसीएम 315 है और उसका मैसअप है 21 है और संख्याओं का अंतर 42 है। संख्याओं का योग है वो ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात कर लेना। देखिए पहली संख्या मान लीजिए दोस्तों x, ठीक है। दूसरी संख्या है वो दोस्तों 42 प्लस x मान लीजिए, ठीक है, 42 प्लस x मान लीजिए। पहली संख्या x, दूसरी है दोस्तों 42 प्लस x। अब दोस्तों प्रश्न के अनुसार अपने को करना है, तो इसमें अपन कैसे करेंगे दोस्तों, x 42 x 42 प्लस x ब्रैकेट बराबर है कितना है, देखिए 315 इंटू 21। बस इसको सोल्व करना है आपको, इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों 68। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 117 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक है 2268 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 12 हो तो दोनों संख्याओं में से एक 324 हो तो दूसरी संख्या है वो क्या होगी? दोस्तों सीधा सा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक दे रखा है कितना 2268, ठीक है, और महत्तम समापवर्तक दे रखा है कितना 12 बटे दोस्तों दोनों संख्याओं में से एक है वो कितनी 324 है, तो ये 324 दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगी दोस्तों। इसको आप काटोगे तो दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगी कितनी दोस्तों 84। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 118 से 120 प्रश्न तक दोस्तों नीचे दिए गए ग्राफ में से दो कंपनियां ए और बी का 6 वर्षों के निर्यात और आयात का अनुपात दिया गया है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पर देखिए 118 नंबर प्रश्न है, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि वर्ष 2003 में कंपनी बी के आयात में 40% की वृद्धि हो तो उस वर्ष में निर्यात तथा बढ़े हुए आयात का अनुपात क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊं किसकी बात हो रही है, 2003 की बात हो रही है, ये 2003 की बात है, ठीक है। ये अब इसमें देखिए क्या पूछा गया है कि कंपनी बी के आयात में 40% की वृद्धि, कंपनी के आयात में दोस्तों 40% की वृद्धि। तो यहाँ पर देखिए कंपनी बी के में देखिए कितना है 0.75, कंपनी बी के आयात की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। 2003 में आयात देखिए ये कंपनी बी है और ये कंपनी ए है, ठीक है। तो यहाँ पर है बी में है 0.75, कितना है दोस्तों 0.75। तो यहाँ पर देखिए इसमें अपने को क्या करना है कि इसमें 40% की है
वो वर्दी हो तो उस वर्ष में निर्यात तथा बढ़े हुए आयात का अनुपात है वो क्या होगा। तो सीधा सा मैं आपको बोलूं यहाँ पे, देखिए इसमें अपन ऐसे कर सकते हैं, अगर अपने को अनुपात निकालना है तो x बटे y इंटू 140%। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, x बटे y इंटू 100 बटे 140। ठीक है, 100 बटे 140। तो इसको अगर अपन आगे लिखेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.75 इंटू 100 बटे 140। ठीक है, तो यहाँ पर अनुपात इसको काटोगे तो दोस्तों 5:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में कंपनी ए का निर्यात आयात से अधिक है। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, कितने वर्षों में कंपनी ए का कंपनी ए का निर्यात आयात से अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक, ठीक है, 2 और 3, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2001, 2000 कंपनी ए का, ठीक है, ए का पूछा ना, ये तो कंपनी बी हो गई। ए का तो दोस्तों इसमें देखिए 2001, ठीक है, 2002 और 2005, सॉरी ये है 5, ये, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 120 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, यदि वर्ष 2002 में कंपनी बी का निर्यात 50 करोड़ रुपए हो तो इस वर्ष में कंपनी का आयात कितना था। तो इस वर्ष में कंपनी का आयात है वो कितना था। तो यहाँ पर बी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो बी का निर्यात 50 करोड़ रुपए, तो इसका अपन याद करें तो आयात बटे निर्यात। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें 2002 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, तो 2002 में कितना है, तो दोस्तों 2002 में 1.25, ठीक है, एक, सॉरी, इसमें 2002 में कंपनी का निर्यात 50 करोड़ रुपए है, तो कंपनी का आयात कितना होगा। तो कंपनी का आयात, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा 1.25, यानी कि 50 करोड़ बटे x बराबर 1.25 हो जाएगा। तो 50 करोड़ बटे 50 बटे दोस्तों 1.25 हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों 40 करोड़ रुपए। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो मॉडल पेपर है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।